हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 क्लास के बायोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे। यह वीडियो जनरल रिप्रोडक्शन चैप्टर से बनाया गया है, जो बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 तथा मैट्रिक एग्जाम 2020 के लिए भी काफ़ी अनिवार्य है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा, क्योंकि विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन तीनों जो है अलैंगिक जनन का ही विधि है। तीनों अलैंगिक जनन का ही पार्ट से, क्योंकि तीनों में एक ही जनक भाग लेता है, जिसको हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। इसमें एक ही जीव में नर युग्मक भी होता है और मादा युग्मक भी होता है। सेकंड क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो राइट ऑप्शन मुकुलन होगा। हाइड्रा द्वारा, हाइड्रा में क्या होता है? तो हाइड्रा में एक मुकुलन निकलता है, मुकुल निकलता है, और ये मुकुल जो है, कलिका जो है, यह आगे बढ़ता है, परिपक्व हो जाता है और अपने जनक से अलग हो जाता है और दो जीवों में बढ़ जाता है। इसलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मुकुलन होगा। अगला प्रश्न है, पराग कोष में पाए जाते हैं? तो पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम क्या कहेंगे? तो स्त्री केसर के हम आधारीय भाग को अंडाशय कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर के आगे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के आगे वाले भाग को हम परागकोश कहते हैं। इसी में परागकण होता है और परागकण का रंग पीला, हरा या नीला भी हो सकता है। और कुछ परागकण हमारे लिए पोषक तत्वों के काम करते हैं और कुछ हमारे लिए एलर्जी का भी काम करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो एलर्जी के काम करते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वह पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होती है, बाकी दोनों में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद अंडाशय की दीवारें बनाती है। निषेचन के बाद जो होता है, अंडाशय की दीवारें जो होती है वो क्या बनाती है? तो राइट ऑप्शन होगा फल। याद रखना है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजांड की दीवारें जो होती है मोटी होकर बीज का निर्माण करती है, जिसको हम बीज आवरण भी कह सकते हैं। इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? बीज आवरण। क्या होगा? बीज आवरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? इनमें से कौन सिर्फ पुरुष के जनन अंग में पाया जाता है, स्त्री के जनन अंग में नहीं पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है सिर्फ पुरुष में होता है, स्त्री में न होता है। अगला सवाल है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हम युग्मनज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युग्मनज। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 14वें दिन, मतलब मासिक चक्र के 14वें दिन के बाद अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, यानी यौन संचालित रोग नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा टाइफाइड। इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया तीनों लैंगिक मतलब यौन संचालित रोग है। टाइफाइड यौन संचालित रोग नहीं है। यह सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक बीमारी है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगला पार्ट जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा युग्मकों का निर्माण। मतलब अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण न होता है, बाकी ये तीनों होता है। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो होता है ख और ग दोनों राइट होगा।
समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है और असमसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है, तो कौन सा अलैंगिक जनन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मुकुलन द्वारा ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा होगा तो कलिका निकलेगी, कलिका आगे बढ़ेगी, परिपक्व होगी, बड़ी हो जाएगी और अपने जनक से अलग हो जाएगी। इस तरह एक जीव से दो जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाइड्रा। हाइड्रा नामक बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। मतलब बीजाणु जनन जो है अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, तो किसकी मुख्य विधि है? तो कवकों की। याद रखना है, जितने भी कवक है, फंगस है, उनमें बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला सवाल है, कैलस का निर्माण होता है। कैलस जो है, कैलस का निर्माण कहाँ होता है, किस विधि में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कैलस का निर्माण जो होता है ऊतक संवर्धन में होता है। जो फूल के 4 भाग मुख्य होता है, क्या होता है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और जायांग। तो सवाल क्या है, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को हम क्या कहेंगे? तो याद रखना है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम सहायक अंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? सहायक अंग। याद रखना है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं और पुमांग और जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुष्प यानी फूल के नर भाग को हम क्या बोलते हैं? तो याद रखना है, फूल के नर भाग को हम पुमांग बोलते हैं और मादा भाग को हम जायांग बोलते हैं। इस तरह अगला सवाल है, पौधों के मादा भाग को हम क्या बोलेंगे? जायांग। तो पुमांग का इकाई क्या है? तो पुंकेसर और जायांग का इकाई क्या है? स्त्रीकेसर। पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकण होता है। स्त्रीकेसर में वत्रिकाग्र होता है, वत्रिका होता है। अगला सवाल है, अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर क्या होता है? तो अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। अंडाशय फल में बदलता है और बीजांड बीज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश कहाँ होता है? भ्रूण कोश जो होता है वह कहाँ अवस्थित होता है? तो भ्रूण कोश भी बीजांड में अवस्थित होता है। अगला सवाल है, परागकणों का पराग कोश से निकलना फूल के वत्रिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम परागन बोलेंगे। परागन बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे। इसी प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों में जनन होता है। स्वपरागन किन पौधों में होता है? याद रखना है, खुद के द्वारा जो परागन होता है वह एक लिंगी पौधों में होता है। अगला सवाल है, निषेचन के बाद युग्मनज मतलब जाइगोट विभाजित होकर क्या बनाता है? तो इसको याद रखना है, इसका राइट ऑप्शन होगा निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है और यह भ्रूण शिशु में बदलता है और शिशु से 9 माह के बाद बच्चा का निर्माण होता है। अगला सवाल है, इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग्य बनते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिवृषण। अधिवृषण में ही शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। अगला सवाल है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है, कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा फैलोपियन नलिका में। मतलब मादा योनि के फैलोपियन नलिका में अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके कारण जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास जो होता है वह गर्भाशय में होता है, जिसके बाद भ्रूण गर्भ में बदलता है। अगला प्रश्न, किस स्थिति में कॉपर ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा अंडाणु के निषेचित होने के बाद। क्या होता है इसका सही आंसर? अंडाणु के निषेचित होने के बाद इसका राइट ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? मतलब सेक्सुअल डिजीज है, यौन संचारित बीमारी है। तो इनमें सभी राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स तीनों जो है यौन संचारित बीमारियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एक सरल विधि
को हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, उस सरल विधि को हम निरोध या कंडोम बोलेंगे। अगला सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि को हम क्या बोलेंगे? तो सर्जिकल विधि को हम स्त्री नसबंदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्त्री नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि को हम क्या कहेंगे? तो इस सरल यांत्रिक विधि को हम कॉपर टी नाम देंगे। क्या बोलेंगे? कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोग हार्पिस है। लैंगिक जनन जो संचारित रोग हार्पिस है वह किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वायरस जनित रोग है। याद रखना है, हार्पिस जो है यौन संचारित बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है। इस तरह अगला सवाल है, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं द्वारा ट्राइकोमोनेसिस नामक जो बीमारी होती है वह किसके द्वारा होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटोजुआ द्वारा बीमारी होती है। याद रखना है, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में जो ट्राइकोमोनेसिस नामक बीमारी होती है वह प्रोटोजुआ द्वारा होती है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य ज्ञान जननेंद्रियों है? इनमें से कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हाइमेन। हाइमेन जो है स्त्री का बाह्य ज्ञानेंद्रिय है, जिसको हम जननेंद्रिय भी कह सकते हैं। अगला सवाल है, पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? पुरुष के शीशन का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो उस भाग को भी हम हाइमेन ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। पुरुष का जो मैथुन अंग होता है वह क्या कहलाता है? तो वह शीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? शीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक कहलाते हैं। तो शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं और अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में चिन्हित स्थान मनुष्य के किस नर जनन अंग को दर्शाता है? तो यह जो है इसका नाम बताना है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ब्रिसन कहेंगे। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ख जो होगा राइट ऑप्शन होगा। ब्रिसन जो हमारा होगा राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह हम आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। आगे वाले वीडियो में हम आनुवंशिकता तथा जैव विकास से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।